students, welcome to my channel. My name is Divya Kesri and in this video we will discuss about Newton's second law of motion. ठीक है, हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने ऑलरेडी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया था एंड हमने ये जाना था कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है. वो ये डिफाइन करता है कि अगर आपको किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करनी है यू नीड फोर्स, आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो अब हम फोर्स चाहिए. अब ये मुझे पता चल गया कि हाँ, अगर मुझे किसी रेस्ट बॉडी को मोशन में लाना है, किसी मोशन की बॉडी को रेस्ट में ले जाना है या किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है तो हमें फोर्स अप्लाई करना है. लेकिन कितना फोर्स अप्लाई करना है, हाउ मच फोर्स यू रिक्वायर्ड, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या उसको रेस्ट में लाने के लिए. ठीक है, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया. न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने सिर्फ इतना डिफाइन किया कि यू नीड फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ये हमें पता चलेगा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया गया है कि कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. आप लोगों को मैंने न्यूटन मोमेंटम के बारे में भी बताया है कि मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, सो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. या फिर सिंपली इसको हम लिखें तो वी कैन राइट एफ प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अगर मतलब किसी भी बॉडी की स्टेट, मतलब किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए टाइम के साथ साथ उसके मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ठीक है, मतलब जो बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ, रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, टाइम के साथ साथ बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उस फोर्स के अकॉर्डिंग ही उस बॉडी के मोमेंटम चेंज होगा. सपोज दैट कोई बॉडी रेस्ट में थी, मतलब अभी वो मूव नहीं कर रही थी, वो रेस्ट में थी. ठीक है, अब क्या हुआ, टी टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद वो बॉडी मूव करना स्टार्ट की और उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली. ठीक है, कुछ वेलोसिटी उसने एक्वायर कर ली. ठीक है, तो पहले जब बॉडी रेस्ट में थी तब मोमेंटम कुछ और होगा, मास इनटू मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है. इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी तो मोमेंटम भी जीरो होगा. आफ्टर सम टाइम जब उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, सपोज v वेलोसिटी गेन कर ली, तो मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी. अब मोमेंटम एम वी हो गया, पहले मोमेंटम जीरो था तो मोमेंटम में चेंज आया, जीरो से मोमेंटम एम वी हुआ. ठीक है, मोमेंटम में चेंज आया. तो ये जो टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज आया है वो किसकी वजह से आया, फोर्स अप्लाई करने की वजह से. ये चेंज मोमेंटम में जो चेंज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. आई होप यू गेट माई पॉइंट. आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. ठीक है, सो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. ये देखो, इसकी इक्वेशन पूरी हम प्रूफ करेंगे. जब हम प्रूफ करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि हाँ रियलिटी में ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है. ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, प्रूफ. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर, हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट. हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिया. उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो. इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा,
वो रेस्ट में है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू कितना हो गया 0, कि एक ऑब्जेक्ट था जो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 0, ठीक है। और टी टाइम के बाद, मतलब टी टाइम के बाद वो जो फाइनल वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी गेन कर ली v। इनिशियली वो रेस्ट में था, 0 हो गई इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, मतलब आफ्टर टी टाइम, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। टी टाइम के बाद उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, उसने वेलोसिटी गेन कर ली v, ठीक है। चलिए, तो इनिशियली उसका मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, और मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी। तो यहाँ पे मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है u है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u। अच्छा, हम इसको 0 कंसीडर नहीं करते हैं, हम इसको v मान के रख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली हम जनरल केस ले रहे हैं, तो मैंने समझाने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम एक इनिशियल ऐसा जनरल केस लेते हैं जिसमें या तो बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, तो भी वो वैलिड होगा, या बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो भी वैलिड होगा, या मूव करते हुए स्टॉप हो जा रही है तो भी वैलिड होगा। तो हम जनरल केस ले रहे हैं, सॉरी मुझे वहाँ पे 0 नहीं रखना है, मैं 0 नहीं रख रही, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की u, और टी टाइम के बाद उसने जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली है वो v। तो इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा mu, ठीक है। आप चाहो तो इसको p1 नाम भी दे सकते हो, p1 मोमेंटम का सिंबल है, तो p1 इज इक्वल टू m इंटू यू, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम होगा आपका, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल मोमेंटम फिर से मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम हम p2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है। तो मास जो था वही है, बट वेलोसिटी पहले वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब फाइनली उसकी जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब चेंज इन मोमेंटम, अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। कभी भी हमें अगर चेंज निकालना है, तो चेंज निकालने के लिए, चाहे वो मोमेंटम में चेंज निकालना है, वेलोसिटी में चेंज निकालना है, तो हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। मीन्स अगर आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो आप क्या करोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कितना है p2, इनिशियल मोमेंटम कितना है p1, p2 माइनस p1, तो p2 की वैल्यू कितनी है mv, p1 की वैल्यू कितनी है mu, m कॉमन ले लीजिए, तो आपकी वैल्यू आएगी m इंटू वी माइनस यू। ये है आपका चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है चेंज इन मोमेंटम। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हमने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या लिखे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप होपफुली पहले इसको इतना कॉपी कर लेना, ठीक है, फिर मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो रेट का मतलब, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो रेट का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब अपॉन टाइम, रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो चेंज इन मोमेंटम बाई टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो एफ प्रोपोर्शनल, चेंज इन मोमेंटम कितना आया है एम वी माइनस यू बाई, और टाइम हमने कितना लिया था टी, एम वी माइनस यू बाई टी। अगर मैं एम को ना देखूं, इतना समझ में आया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है एम वी माइनस यू, ठीक है। टाइम हमने कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई थी टी टाइम में। अगर मैं एम को ना देखूं तो ये क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये होता क्या है,
ये आपका एक्सेलरेशन है ए, एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। सो हम यहाँ से एफ प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं? एम ए। क्या लिख सकते हैं? एफ प्रोपोर्शनल इज एफ प्रोपोर्शनल एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, कभी भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो k है। k क्या है? वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, कभी भी आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो k है। k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि फोर्स की यूनिट होती है 1 न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन होती है। तो हमने यहाँ पे फोर्स कंसीडर कर लिया 1 न्यूटन। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो मास की एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी। तो हमने मास ले लिया ऑब्जेक्ट का 1 केजी। जो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया था, हमने ऐसा सपोज कर लिया कि उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 1 न्यूटन का है। ठीक है, और उसका जो मास है वो 1 केजी है और एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये नोट करते रहना साइड में सारे पॉइंट्स। सो ये 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हम काट सकते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये अपॉन में जाके कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 1। वैसे ऐसे नहीं काटा जाता है, इसको अपॉन में ले जाके काटना चाहिए। मैंने काट दिया है शॉर्ट में, देख लेना। तो k की वैल्यू कितनी है? 1। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो इक्वेशन 1 में हम अगर k की वैल्यू पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू m इंटू ए। सो दिस इज दी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हमको अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है, ठीक है, या उसका वेलोसिटी चेंज करनी है, मतलब जो भी हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। मतलब वो फोर्स डिपेंड करेगा उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन पर। ठीक है, जो फोर्स होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? मास और एक्सेलरेशन पे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, f इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया? हमने पूरा सॉरी कि मैं एक साथ पूरी इक्वेशन नहीं दिखा पाई, पर आप एक कॉपी में अपने नोट कर लेना। ठीक है, तो हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ में क्या पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और फॉर्मूला क्या निकल के आया? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ए की जगह पे फिर हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये वही है, मोमेंटम ही होगा। ठीक है, ओके, सो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं इसी में, छोटा सा पॉइंट। ठीक है, छोटा सा पॉइंट ये है कि जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 न्यूटन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, सो 1 न्यूटन इज द 1 न्यूटन फोर्स है, अप्लाई किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो हम 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, व्हेन मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 1 kg, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इफ एनी बॉडी इज बॉडी ऑफ मास 1 kg and its acceleration is 1 meter per second square, then force applied on that body is 1 Newton.
या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 न्यूटन इज फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 kg हैविंग एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसको हमने यहीं से बनाया, हमने मास को रख दिया 1 kg और एक्सेलरेशन को रख दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, required to the body of mass 1 kg having acceleration 1 meter per second square, ठीक है। so this is the definition of 1 न्यूटन, ठीक है। समझ में आया? होपफुली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और इसी में छोटा सा पॉइंट, मैंने आपसे बोला था F प्रोपोर्शनल m माइनस v बाई टी, यही चीज थी, ठीक है। F प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसका मतलब ये है कि अगर आप मोमेंटम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर आप बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज करेंगे तो आपको फोर्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो भी ज्यादा होगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मोमेंटम P1 है और एक का मोमेंटम P2 है, तो जिस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल mv माइनस u, तो ये है क्या, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो अगर मोमेंटम ज्यादा है तो उस बॉडी में आपको जो फोर्स अप्लाई करना है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये अब टी क्या है, अपॉन में। अब इसी का अपोजिट ये है कि अगर मोमेंटम बॉडी का कम होगा तो फोर्स जो अप्लाई करना है वो भी कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बॉडी का मोमेंटम कम है तो फोर्स जो उसमें हमें अप्लाई करना है वो भी कम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, ठीक है। ओके, अगर हम टाइम की बात करें, अगर हम टाइम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप टाइम इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है, और टाइम डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, तब मैं इसको और डिटेल में डिफाइन करूंगी। एप्लीकेशन के टाइम पे आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।